इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिशन एंड फ्यूजन के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जानें कि फिशन का आखिर मतलब क्या है। फिशन जो लफ्ज़ है इसका मतलब है स्प्लिटिंग द एटम, एटम को तोड़ना। एटम के तोड़ने के प्रोसेस को हम फिशन कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, यानी कि यूरेनियम एटम है। इस यूरेनियम एटम या इस यूरेनियम न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास है वो है 235। अब इसको स्प्लिट दो हिस्सों में किस तरह से हम करेंगे, इसको हम कोई तलवार या कोई इसको गन नहीं लगाएंगे या इसके ऊपर कोई नाइफ या छुरी नहीं चलाएंगे। इसको तोड़ने के लिए हमने उसमें उससे एक इलेक्ट्रॉन को टकराना है। अगर आपने किसी एटम को स्प्लिट करना है ना फिशन के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन को टकराते हैं किसी न किसी एटम के साथ, किसी न किसी न्यूक्लियस के साथ। अब यहाँ हमने क्या है कि हमने उठाया यूरेनियम, एक एटम है, वो रेडियो एक्टिव है, और उस यूरेनियम का न्यूक्लियस 235 जिसका एटॉमिक मास है हमने वो उठाया है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये न्यूक्लियस के साथ ये न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा, अटैच करेगा, तो क्या होगा कि ये जो यूरेनियम है वो टूट जाएगा दो दो हिस्सों में, यानी कि यूरेनियम के हमारे पास दो एटम्स आ जाएंगे। यूरेनियम तुड़ पाएगा दो एटम्स के अंदर, और उसके साथ साथ यूरेनियम के अंदर से दो न्यूट्रॉन भी निकलेंगे। वो दो न्यूट्रॉन फिर अगेन दो न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, यानी कि दो न्यूट्रॉन्स को तोड़ेंगे। एक जो न्यूट्रॉन है वो स्ट्राइक करता है न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम जो है जिसका एटॉमिक मास 235 है। जब इसके साथ टकराएगा तो जो यूरेनियम 235 है ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका अगर एटॉमिक मास 235 है तो न्यूट्रॉन टकराने के बाद इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 236। मगर 236 होने के बाद ये जो यूरेनियम है वो काफ़ी अरसा रह नहीं पाएगा, वो टूट पाएगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा। फिर उसके बाद स्प्लिट इनटू दिस बिकम्स अनस्टेबल। अनस्टेबल होने के बाद इट स्प्लिट्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई एंड रिलीजेस 2 और 3 न्यूट्रॉन। उसके बाद वो दो छोटे एटम्स में या दो छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, और उसके बाद वो दो न्यूट्रॉन्स भी रिलीज करता है। फिर वो जो दो न्यूट्रॉन्स होते हैं अगेन दूसरे न्यूक्लियस को यानी दूसरे यूरेनियम को तोड़ते हैं। फिर एक न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम को, फिर इसमें से जो दो निकलेंगे वो भी दो दूसरे को तोड़ेंगे, और उसके बाद ये दूसरे को दो और तोड़ेंगे। अब इससे ये होगा कि एक बड़ी चेन रिएक्शन हो जाएगी। आपने सिर्फ एक को डिस्टर्ब करना है, बाकियों की ज़िम्मा इसने खुद उठा लिया है कि आप एक यूरेनियम को डिस्टर्ब करें, बाकी जो भी यूरेनियम है वो सारे के सारे खुद एक दूसरे को तबाह करते जाएंगे। अब ये जो इमिटेड न्यूट्रॉन्स हैं गो ऑन टू स्प्लिट अदर न्यूक्लियाई एंड सो ऑन, जो दूसरे न्यूक्लियाई उनको तोड़ते जाएंगे अप टू सो ऑन। द रिजल्ट इज़ अ चेन रिएक्शन, जिसकी वजह से एक ऐसी रिएक्शन बनेगी जिस रिएक्शन का हम चेन रिएक्शन नाम देंगे। चेन रिएक्शन हम इसका इसलिए नाम देंगे क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, दिस इज़ हैपनिंग लाइक अ चेन। तो चेन रिएक्शन के अंदर जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा वो रिलीजिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो हमें एनर्जी मिलेगी वो बिल्कुल ज़्यादा एनर्जी होगी। फिशन जैसा कि हमने पढ़ा कि उसका मतलब है कि स्प्लिटिंग द एटम इनटू टू पार्ट्स, एटम को तोड़ना उसके हिस्सों में। अब जब एटम को हम तोड़ते हैं, जब एटम टूट जाता है तो हम उसको स्प्लिट फिशन कहते हैं। इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं, वी वांट दीज चेन रिएक्शंस टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी। ये न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के अंदर हम चाहते हैं कि हमें ऐसी चेन रिएक्शंस मिलें ताकि हम एक मरतबा उनको डिस्टर्ब करें तो बाकी जो है हमें एनर्जी खुद ब खुद मिलती जाए। बट द रिएक्शन नीड टू बी कंट्रोल्ड, मगर वहाँ हमने जो रिएक्शन को रखना होता है वो रिएक्शन को हमने कंट्रोल्ड रखना होता है। लेकिन हमने इस रिएक्शन को कंट्रोल किस तरह रख सकते हैं? अब ये एटॉमिक बॉम्ब के अंदर भी यही कुछ होता है। अब ये प्रिंसिपल हम चलाते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में। अगर इस रिएक्शन को हम कंट्रोल ना कर पाए तो जिस स्टेशन में हम ये सारा काम चला रहे हैं वो स्टेशन ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं कंट्रोलिंग द रिएक्शन। The energy from the nuclear chain reaction is used to heat water to make steam. इस के अंदर ये क्या होता है कि आपके पास यहाँ कोल्ड वाटर होता है और इसके अंदर से यहाँ हॉट वाटर आउट होता है। ये बड़ा एक चैम्बर होता है। ये जो है न्यूक्लियर फ्यूल है कोर के अंदर, और ये स्टील प्रेशर वेसल है। ये जो है स्टील प्रेशर वेसल है और ये न्यूक्लियर फ्यूल है कोर के अंदर। एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज़ यूज टू हीट वाटर टू मेक स्टीम। यहाँ से जैसे ही ठंडा पानी आएगा
तो ये इन रिएक्शंस की वजह से जब ये गर्म हो जाएगा तो ये पानी हॉट वाटर होके हमें यहाँ से मिल जाएगा और हमें स्टीम मिल जाएगी। अब स्टीम हम कहाँ करते हैं? दिस स्टीम ड्राइव्स टर्बाइंस विच इन टर्न ड्राइव द जनरेटर्स एंड सो मेक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर पूरी इलेक्ट्रिसिटी किस तरह बनती है वो हम रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर हम डिस्कस करके आए हैं, और मुख्तलिफ रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी किस तरह हमें काम करते हैं वो भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। द एनर्जी जो है इस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से हमने जो मिलती है वो एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है, और वो हीट इस पानी को गर्म करती है, और पानी गर्म होने की वजह से पानी कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। फिर हम उस स्टीम को आगे लेके जाते हैं जहाँ स्टीम हमारी जो है वो टरबाइंस को चलाती है, और जैसे ही टरबाइन चलता है हमें बिजली मिलती है जनरेटर्स के थ्रू। इन मैनी रिएक्टर्स द फ्यूल इज़ यूरेनियम डाइऑक्साइड। इन सारे जो भी रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो तकरीबन फ्यूल होता है वो यूरेनियम डाइऑक्साइड होता है, जो कि नेचुरल यूरेनियम है एनरिच्ड विथ एक्स्ट्रा यूरेनियम 235। द फ्यूल इज़ इन अ सील ट्यूब। ये जो सील ट्यूब्स हैं इनके अंदर फ्यूल होता है, और इनको हम जैसे ही इग्नाइट करते हैं उसके बाद वो गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने की वजह से ये पानी को गर्म करके हमें स्टीम में कन्वर्ट करके देते हैं। तो स्लो डाउन द रेट्स ऑफ द रिएक्शन, अगर हमने उनकी रिएक्शन के रेट को स्लो करना है, वाटर एक्ट्स एज अ मॉडरेटर स्लोइंग डाउन द न्यूट्रॉन्स। तो उनको भी जो है मॉडरेट करने के लिए हमें पानी ही चाहिए होता है, क्योंकि पानी एक्ट करता है एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब है अगर दो आदमी आपस में लड़ें तो उनको बीच में जो ठहराव करने वाला होता है, जो उनकी सुलह करने वाला होता है, आप उसको मॉडरेटर कह सकते हैं। तो इनके अंदर अगर रिएक्शन बढ़ जाए और उस रिएक्शन को हमने अगर स्लो करना हो, ठंडा करना हो, तो हमने जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है पानी। तो स्लो डाउन द रेट्स ऑफ रिएक्शन, दैट्स व्हाई वी से दैट वाटर एक्ट एज अ मॉडरेटर। अब वाटर मॉडरेटर के तौर पर कैसे काम करता है? वो न्यूट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उनको स्लो करता है। ये हमें अगर हमने स्लो करना होता है तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर रॉड्स जो हैं वो डालते हैं। इन रॉड्स को हम कहते हैं कंट्रोल रॉड्स कंटेनिंग द बोरॉन और कैडमियम। ये जो रॉड्स होती हैं ये बोरॉन और कैडमियम की बनी होती हैं। दे कैन बी लोअर्ड बिटवीन द न्यूक्लियर फ्यूल टॉप ट्यूब्स। दीज रॉड्स एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स सो कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन द कोर। अब ये होता है कि यूरेनियम जैसे ही एक्टिव होता है तो यूरेनियम दूसरे यूरेनियम को तब तोड़ता है जब उस यूरेनियम से न्यूट्रॉन निकलते हैं। फिर वो न्यूट्रॉन दूसरे को तोड़ते हैं, फिर वो दूसरे न्यूट्रॉन तीसरों को, तीसरे न्यूट्रॉन चौथों को, आपस में एक दूसरे के साथ उनका चला रहता है। अब अगर आपने रिएक्शन को करना है कंट्रोल, तो हमने क्या होगा कि बोरॉन और कैडमियम की ये रॉड्स वहाँ इंसर्ट करनी होंगी। अब रॉड्स क्या करेंगी, जैसे ही न्यूट्रॉन निकलेंगे उनको एब्जॉर्ब कर देंगी खुद। अब जब उन्होंने खुद एब्जॉर्ब कर दिया तो वो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो दूसरे यूरेनियम के पास जाने से पहले ही वो ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारी जो रिएक्शन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। इनको इस तरह से हम जैसे रिएक्शन हमने कंट्रोल करनी होती है तो इस तरह से हम उनको इंसर्ट और डी इंसर्ट करते रहते हैं। फ्यूल रॉड मस्ट बी रिप्लेस्ड एवरी 3 or 4 years। दिस इज़ फुली ऑटोमेटेड प्रोसेस। इन रॉड्स को हमने 3 या 4 सालों में ज़रूर जो है वो रिप्लेस करना होता है, बिकॉज उनको जो न्यूट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो उनकी कैपेबिलिटी है दैट में रिड्यूस सम टाइम। तो इस हिसाब से उनको रिप्लेस करते हैं ताकि उनकी जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी है वो हमेशा बरकरार रहे, और हम जो है रिएक्शंस को कंट्रोल कर पाएँ। द सेफ डिस्पोजल ऑफ स्पेंड न्यूक्लियर मटेरियल इज स्टिल इन ह्यूज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब ये जो भी चीज़ें बचती हैं, ये न्यूक्लियर के इस्तेमाल के बाद जो चीज़ें बचती हैं उनको फेंकने के लिए हमारे पास माहौल में कोई कोई जगह नहीं है। जहाँ भी हम उनको फेंकेंगे दे आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स। तो सेफ़ डिस्पोज़ल जो है, अगर आप उनको समंदर की तह में फेंकेंगे तो भी वो जो है समंदर की मछलियों के लिए नुकसानकार हैं। अगर हम उनको ज़मीन में फेंकेंगे तो भी नुकसानकार हैं। ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें हैं उनको रेडियो एक्टिविटी रेज़ लग के वो जल सकती हैं। तो इस हिसाब से इनका जो सेफ़ डिस्पोज़ल है न्यूक्लियर से बची हुई चीज़ों का, अगर ये 2-3 साल यूज़ करने के बाद हम फेंकें तो कहाँ फेंकें? ये सबसे बड़ा मसला है इस टाइम। स्टेट द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन की जो है मीनिंग को हमने अभी स्टेट करना है। अब ये जो फ्यूशन है, दिस इज़ अपोजिट। न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन और अपोजिट्स। तो फ्यूजन का जो मतलब है वो है ज्वाइनिंग स्मॉल न्यूक्लियाई, छोटे न्यूक्लियाई को आपस में ऐड करना, आपस में उनको जोड़ना, उसको हम कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब ही आपस में जोड़ना है, और फिशन का मतलब आपस में उनको तोड़ना है। तो
आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि उनको थोड़ा ट्रिकली आप इस तरह से समझें कि फ्यूजन के अंदर जो यू है, उस यू का मतलब है यूनाइट, उस यू का मतलब है यूनियन, उस यू का मतलब है यूनाइटेड। तो फ्यूजन जो है वो यूनाइट करेगा, वो ज्वाइन करेगा। और फिशन के अंदर जो आई है तो उसका हम कुछ भी नहीं निकालेंगे। जब यू का मतलब इसका यूनाइन है, यूनाइट है, यूनियन है, तो ज़ाहिर बात है फिशन इसके इन्वर्स ही है। अब जो न्यूक्लियर फिशन है वो इन्वॉल्व्स स्प्लिटिंग अ लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियस। सबसे बड़े न्यूक्लियस जो अनस्टेबल हो, बड़े से बड़े अनस्टेबल न्यूक्लियस को तोड़ना, उसको स्प्लिट करना। जबकि ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है कि ज्वाइनिंग स्मॉल न्यूक्लिया टुगेदर, जो छोटे छोटे न्यूक्लिया हैं उनको हम आपस में ज्वाइन करें, हम आपस में उनको मिलाएं, तो हम उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। For example, look what happens when two light hydrogen nuclei collide at high speed. जब दो लाइट हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एक बड़ी स्पीड के ऊपर अगर हम उनको कोलाइड करते हैं तो दैट क्रिएट्स द फ्यूजन। फर्स्ट करें, ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूट्रियम, और ये हाइड्रोजन का है आइसोटोप प्रोटियम। अब ये दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। एक हाइड्रोजन के आइसोटोप का एटॉमिक मास 2 है और एक हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 है। जब इन दो हाइड्रोजन्स को हम बड़ी स्पीड के साथ हमने उनको कोलाइड के आपस में टकराया तो ये एक नई चीज़ हमें देंगे, वो होगा हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास 3 है जो इस हाइड्रोजन से भी बड़ा है। हीलियम का एटॉमिक मास 3 है जो इस हाइड्रोजन से भी बड़ा है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में दोनों मिलकर जो हमें बड़ा न्यूक्लियस देते हैं वो है हीलियम, और इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। अब यहाँ आप देखें, हाइड्रोजन भी छोटा है, ये हाइड्रोजन भी छोटा है, ये दो न्यूक्लियस छोटे मिलकर हमें एक बड़ा न्यूक्लियस देते हैं। तो छोटी चीज़ों को ज्वाइन करके बड़ी चीज़ या बड़ा न्यूक्लिया या बड़ा एटम हासिल करना दरअसल फ्यूजन कहलाता है। अब इस दौरान हमें एक एनर्जी मिलती है, क्योंकि जब छोटी चीज़ें आपस में मिलेंगी तो हमें वहाँ एनर्जी मिलेगी ज़रूर। फॉर एनी गिवन मास ऑफ फ्यूल फ्यूजन प्रोड्यूसेस फॉर मोर एनर्जी देन न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर आपके पास कोई गिवन मास हो फ्यूल फ्यूजन का, वो न्यूक्लियर फिजन से एनर्जी हमें ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन में मिलती है। तो इस हिसाब से अगर हम कहें कि न्यूक्लियर फ्यूजन से भी ताकतवर जो चीज़ है और न्यूक्लियर फिशन से भी जो ताकतवर चीज़ है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। That's why we say that nuclear fusion produces far more energy than nuclear fission. Holy Grail, safe, clean energy supplied by nuclear fission. This is what we want. लेकिन एक चीज़ है, इसके डिस्पोजेबल करने के नुकसान तो बहुत हैं, लेकिन हमें ये एक ऐसी एनर्जी देती है जो सेफ क्लीन एनर्जी सप्लाइड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन हमें एक साफ़, सेहतमंद और बिल्कुल सेफ एनर्जी हमें सप्लाई करता है, और यही जो चीज़ है, दिस इज़ व्हाट वी वांट। न्यूक्लियर फ्यूजन असल जो एनर्जी है वो होती है एनर्जी सोर्स है जो स्टार्स में, जैसे कि सूरज है और बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उनके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये जो हमारा सूरज चमक रहा है, इसके चमकने के पीछे जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। वाई कांट वी रिक्रिएट दिस एनर्जी सोर्सेज ऑन अर्थ? क्या हम इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को अपनी ज़मीन के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम बिजली का प्रॉब्लम हल कर लें? अगर हमने इस एनर्जी के ऊपर उबूर हासिल कर लिया तो हमारे पास कभी भी बिजली नहीं जाएगी। Problems, problems and problems. The two hydrogen nuclei will try to repel each other. Both are positively charged. ये अगर हम उन दोनों हाइड्रोजन्स को मिलाएं, हमने तो यहाँ ये कहा कि हम दो हाइड्रोजन्स को मिलाएंगे तो तीसरा हमें हीलियम मिलेगा, तो वहाँ एनर्जी मिलेगी। लेकिन मसला यही है कि जब दो हाइड्रोजन्स को हम आपस में मिला रहे हैं तो एक दूसरे को वो रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे को वो आप अपने आप से भगा रहे हैं, यानी कि वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे, मिल नहीं रही। उसकी वजह यह है कि दोनों हाइड्रोजन एक जैसी हैं। जब दोनों हाइड्रोजन्स एक जैसी होती हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी, वो रिपेल करेंगी, ज़ाहिर बात है। इसी तरह हमारे पास अगर इनको आपने मिलाना भी है तो वेरी हाई टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड मस्ट बी कंटेन्ड विद इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तब ही जाके हम ये दो मिल पाएंगे। टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन द न्यूक्लियर द प्रेशर मस्ट बी वेरी हाई। एक तो प्रेशर को सबसे बड़ा हाई करना है हमने, दूसरा यह है कि हमने जो टेम्परेचर को रीच आउट करना है वो 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स आर रियली हार्ड, वो बिल्कुल हार्ड हैं, एंड एक्सपेंसिव टू बिल्ड।
अगर हम ऐसे रिएक्टर्स बनाएं जो इन दो हाइड्रोजन्स को इतना बड़ा टेम्परेचर बनाएं, इतना बड़ा हम टेम्परेचर उनको दें और इतना बड़ा प्रेशर हम क्रिएट करके दो हाइड्रोजन्स को हम आपस में मिलाएं ताकि हम इनसे उनसे एनर्जी हासिल करें, तो दिस इज़ वेरी रियली हार्ड। अगर मुश्किल है तो उसके साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी है टू बिल्ड। इट्स लाइक प्रोड्यूसिंग अ मॉडल सन इन द लेबॉर्ट्री। अगर हमने इसको बनाना है तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम लेबॉर्ट्री के अंदर सूरज बना रहे हैं, क्योंकि दो हाइड्रोजन्स को मिला के उनसे हीलियम लेना और उन दोनों के रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी है वो हासिल करना, ये ऐसा ही है जैसे हम अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर या अपने घर के अंदर हम सूरज बनाएं। Perhaps one day we can do this, and now some days ago China has made it. In the next video we will discuss about the radioactive decay.